अपने पोते और बेटे के साथ रहने के लिए वह अपनी बहू की जिल्लत भी बर्दाश्त कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके बेटे की गृहस्थी न टूटे। अपने बेटे से कुछ नहीं बताते हैं कि बहू उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। तभी प्रभा अपने सास ससुर को कुछ समझती नहीं है, उनकी परवाह करती नहीं है, बात बात पर उन्हें बातें सुनाया करती है, जिससे दोनों पति पत्नी दुखी हो जाते हैं। रेखा जी और उनके पति ललित जी कमरे में बैठे हुए थे। जून का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रेखा जी को शुगर की प्रॉब्लम थी। अब यह तो सबको पता ही है कि शुगर के मरीज को गर्मी बहुत लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रेखा जी ने बहू के कमरे का एसी चालू कर लिया, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि उनके कमरे का कूलर खराब हो गया था। पर तभी उनकी बहू मार्केट से शॉपिंग करके घर में आई। जब उसने देखा कि माँ जी और बाबू जी कमरे में एसी चला करके बैठे हैं, तो गुस्से से तिल मिला गई और अंदर कमरे में गई और बोली, माँ बाबूजी, यह आपका क्या तरीका है? जब देखो तब मेरे कमरे में एसी चला करके बैठे रहते हैं। लाइट का बिल देखा है पिछले महीने का कितना ज़्यादा आया था? जब मैं घर में नहीं रहती हूँ, आप पूरा दिन घर में बिजली खर्च करते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बिल भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आपको क्या है, आपको तो पैसे देने नहीं पड़ते हैं, बस एसी चालू करके बैठ जाते हैं कमरे में। आने दो मदन को, आज ही बात करती हूँ। घर में माँ बाबूजी बहुत पैसे खर्च करते हैं। और बहू ने बहुत ही भला बुरा रेखा जी और ललित जी को कहा। बहू के मुंह से इतने अपमानजनक शब्द सुनकर के रेखा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा, यह तुम्हारा क्या तरीका है अपने ससुर जी से बात करने का? वह तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इस तरह से बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी का समाज में कितना मान सम्मान है, कोई उनसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है, और तुम उनका इस तरह से अपमान कर रही हो, यह अच्छी बात नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कह सकती हो, और बाबूजी से इस तरह से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें तो पता है बेटा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी हो रही थी और हमारे कमरे का कूलर भी खराब हो गया। बहुत नाम कमाया है उन्होंने, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। वह चाहते तो कुछ भी खरीद सकते थे, पर उन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अपने बच्चों के लिए ही अपना सब कुछ निछावर कर दिया। चाहते तो कुछ भी खरीद सकते थे, ऐसी क्या चीज़ है, वह खरीद लेते, पर नहीं खरीदी। उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं सोची। और तुम जिस कमरे की बात कर रही हो बेटा, यह भी तुम्हारे बाबूजी ने ही पाई पाई जोड़ करके बनवाया है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अगर एसी में बैठकर ही तुम्हें बातें करने का इतना शौक है तो अपने कमरे में एक लगवा लीजिए। यह तो मेरे मायके से आया है, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर मेरा हक है। बहुत थोड़ा करते हुए अपनी माँ से बोली। रेखा जी बोली, एसी भले ही तेरा है, पर यह कमरा और घर तो तेरे बाबूजी ने ही बनवाया है, तो तुम इतना क्यों इतरा रही हो एक एसी के लिए? शायद तुम भूल गई हो जितना अपमान तुम बाबूजी का करती हो, वह सब मैं कभी भी अपने बेटे से नहीं कहती हूँ। अगर मैं उससे कह दूँ तो पता नहीं तुम दोनों में कितना झगड़ा ना हो, इसलिए मैं नहीं कहती। यह कहकर रेखा जी और ललित जी
अपने कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे का एसी बंद कर देते हैं। ललित जी के 3 बच्चे हैं, 2 बड़े बेटे हैं और एक छोटी बेटी है। तीनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा नाहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उनका छोटा बेटा ललित जी के साथ ही उनके कस्बे में उनके साथ ही रहता है। वह उनके माँ बाबूजी ने ही बनवाया है। बेटी भी अपनी ससुराल में है और खुश है। ललित जी अपने कस्बे के अध्यापक हैं। उनका अपने आसपास के एरिया में बहुत नाम है। उनके लोगों में अच्छी खासी पहचान है। उन्होंने अपनी काफ़ी हैसियत बनाई है। उनकी कमाई उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। पर आज ललित जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही थे और आराम कर रहे थे और अपनी पत्नी से हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि देखो हमारे तीनों बच्चे कितनी अच्छी तरह से सेट हैं। अब हमें अपने बुढ़ापे की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अब हमें अपने बुढ़ापे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस पर रेखा जी कहती हैं, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक कमाते हैं तब तक तो बेटा बहू बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। जिस दिन आप कमाना बंद कर देंगे उस दिन देखते हैं हमारा बेटा बहू कितना ख्याल रखते हैं। तब हम जानेंगे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा है। उनका बेटा मदन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और बहुत ही भावुक था। वह चाहता था कि उसके माता पिता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, हर तरह से उनका ख्याल रखना था। पर यह सब चीज़ उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। जब उसका पति अपने माँ बाप की इतनी देखरेख करता था तो वह जलकर खाक हो जाती थी। सास ससुर उसकी आंखों में बहुत खटकते थे, लेकिन इसलिए जब देखो तब उनका अपमान कर देती थी और वह दोनों शांत रह जाते थे। अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहते थे। सोचते थे बेटे से कहकर घर में क्यों कलह करना, शांति से रहते हैं। लेकिन बहू अपने सास ससुर का अपमान करते समय यह बात भूल जाती है कि यह सब बातें उसका 8 साल का बेटा प्रांजल भी सुन रहा है। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। दादा दादी को कुछ उल्टा सीधा कहती मम्मी तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन छोटा था तो कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन प्रांजल अपने पापा के साथ छत पर टहल रहा था। तभी उसने पापा से पूछा, पापा क्या आप दादा दादी को प्यार नहीं करते हैं? मदन बोला, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है? बेटा मैं तो माँ बाबू जी को बहुत प्यार करता हूँ, वह तो मेरे भगवान समान हैं। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सह करके हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। प्रांजल फिर कहता है, अगर आप दादा दादी से इतना प्यार करते हैं तो फिर आप मम्मी को क्यों नहीं समझाते हैं? मम्मी दादा दादी को बहुत गुस्सा करती है, आप उनको समझाओ वह उनको गुस्सा ना किया करें। और उसने दिन भर की सारी घटना अपने पापा को बता दी। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी माँ बाबूजी का इतना अपमान करती है और बाबूजी ने भी उसे कभी नहीं बताया कि बहू इस तरह से उनसे बात करती है। उनके सामने तो कभी उसने माँ बाबूजी का अपमान नहीं किया था, इसलिए मदन को कुछ पता ही नहीं था। मदन नीचे जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है कि आज तुमने माँ बाबूजी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है, उनका बहुत अपमान किया है तुमने, ऐसा क्यों किया? तो बहू गुस्से में आकर के बोली,
अच्छा, तो माँ बाबूजी ने मेरी शिकायत लगा दी है तुमसे। अब तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक तो मेरे कमरे में आकर एसी चलाकर बैठ गए और दूसरा तुमसे शिकायत भी लगा दी। अभी बताती हूँ उनको। माँ बाबूजी के कमरे में जाने लगी। तभी मदन ने उनको रोकते हुए कहा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई है माँ बाबूजी के लिए इस तरह की बातें करते हुए? तुम्हें पता है उन्होंने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है, किस तरह से पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। और जिस घर में तुम रह रही हो वह उनका बनाया हुआ घर ही है। हमने नहीं बनाया है। वह हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। यह उनका घर है, वह जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने वाली हो कौन? और अगर तुम्हें माँ बाबूजी से इतनी ही समस्या है तो तुम जहाँ जाना चाहती हो इस घर को छोड़ करके जा सकती हो। पर एक बात हमेशा याद रखना कि बुढ़ापा तुम्हारा भी आना है, बूढ़ी तुम भी होगी, हमारा बेटा भी बड़ा होगा, बहू आएगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। फिर मत पछताना। और तुम जो हमारे माता पिता के साथ कर रही हो, कल को वह तुम्हें सूद समेत वापस होगा, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। और हम तो गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, जहाँ हम दोनों को मिल करके गृहस्थी चलानी है। हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, तो उसमें मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा तुमसे यही उम्मीद करता था कि तुम भी हमारा साथ दोगी। प्रभा को अपनी गलती समझ आ जाती है और वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो मदन, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी माँ बाबूजी का अपमान नहीं करूँगी। यह उन्हीं का घर है, वह जहाँ चाहें आएं चाहें जाएं, जो खाना चाहते हैं खाएं। मैं उन पर अब कभी कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। और मेरे छोटे से बच्चे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी दादा दादी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी करूंगी वही मुझे वापस मिलेगा। तभी रेखा जी और ललित जी उधर आ जाते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। रेखा जी कहती हैं, मदन बेटा, अगर बहू माफ़ी मांग रही है तो उसको माफ़ भी कर दो। उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, और जो अपनी गलती मान ले बहुत अच्छी बात होती है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो हम उसको भूला नहीं कह सकते हैं। बहू माफ़ी मांग रही है तो बेटा हम सबको उसे माफ़ कर देना चाहिए, और उसको हम मौका ज़रूर देते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम कहीं अलग रहो। हम पूरा परिवार को एक साथ हंसी खुशी देखना चाहते हैं। और कुछ नहीं, तभी बहू भी अपनी माँ जी के पैरों में पड़ जाती है और माफ़ी मांगती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी आपसे गलत नहीं बोलूँगी, कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगी। रेखा जी अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती हैं और कहती है, ठीक है बेटा, सदा खुश रहो। तभी प्रांजल उछलता हुआ आता है और अपने दादा जी की पीठ पर बैठ जाता है। अपने दादाजी और दादी जी से प्यार करने लगता है, जिससे रेखा जी और ललित जी खुश हो जाते हैं। वह अपने बच्चों को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अब सभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं। प्रभा अपने सास ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखती है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।